गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। आपने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जाना था और इससे पहले आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ा था, उसके कारण और परिणाम पढ़े थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम हुए उससे भी और घातक जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम हुए। मतलब आप देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो राष्ट्र जीते थे उनको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था। नेचुरली जीते हुए राष्ट्रों को फ़ायदा होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हारे हुए राष्ट्रों को तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ जो जीते हुए राष्ट्र थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये एक ऐसा भूकंप था द्वितीय विश्व युद्ध जिसने पूरे विश्व को हिला डाला था। जैसे कि आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध से यूरोप की धरती रक्त रंजित हो गई थी, तो उससे भी और ज़्यादा घातक जो है परिणाम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। एक तो सबसे पहला जो हम लेंगे वो है जान और माल की हानि, ह्यूज लॉस ऑफ मैन एंड मनी। मतलब अब तक के मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जितने लोग इस युद्ध में मारे गए थे, इतिहास में इससे पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं। जैसे हमने पढ़ा ना प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि 1790 से लेकर और 1913 तक जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में जितने जान की हानि हुई उतनी प्रथम विश्व युद्ध में हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध में तो इतनी हानि हुई कि इसके पहले और इसके बाद इसका कोई उदाहरण नहीं है। अब तृतीय विश्व युद्ध तो भगवान की दया से नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा विनाशकारी और कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए। लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को यंत्रणा शिविरों में मार डाला गया। यंत्रणा शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप्स, खासकर जो हिटलर ने लगाया था यहूदियों के खिलाफ या युद्ध बंदियों के खिलाफ, तो 1 करोड़ लोग तो ऐसे मारे गए थे। इस युद्ध में लाखों लोग अपंग हो गए थे। जैसे आप जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने बम फेंके थे, परमाणु बम, और सोवियत संघ को जो है काफ़ी नुकसान हुआ इस युद्ध से। उसके 2 करोड़ लोग मारे गए, जो कि उसकी कुल जनसंख्या का 10वां हिस्सा था। तो ये तो मानवीय क्षति की बात की हमने, मानवीय हानि की बात की। अगर हम देखें उस समय आर्थिक और मौलिक संसाधन तो वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। युद्ध सामग्रियों पर, सैनिकों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए। बहुत सी भूमि बंजर बन गई युद्धों के कारण। लोगों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और एक अनुमान अगर जैसे कि बताया जाता है, लगाया जाता है, उस अनुमान में जो राशि आंकी गई है वो लगभग 140 खरब डॉलर की राशि आंकी गई है। मतलब इतना नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी का टोटल मिलाकर। तो आप ये देखिए कि इस विनाश लीला का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी विनाश लीला हुई। 140 खरब डॉलर जो है इसमें ज़ाया हुए, खराब हुए, और 5 करोड़ लोग मारे गए, और अपंगों की तो संख्या ही कोई नहीं। तो जान और माल की भारी हानि। इसके बाद अगला जो हम परिणाम लेंगे वो है जर्मनी पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन जर्मनी, इम्पैक्ट ऑन जर्मनी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो दुष्प्रभाव जर्मनी पर था ही। आपने देखा किस प्रकार से वर्साई की अन्यायपूर्ण संधि पर उसे हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मनी पर और ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर की नाजी पार्टी का उदय हुआ था, तो उस समय जर्मनी विश्व की महान शक्तियों में से एक था, मतलब प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया था।
जैसे उसने वर्साई के कलंक को धोने का प्रयास किया, उसने युद्ध हर्जाना देने से मना किया, जर्मनी का पुनरुत्थान किया, रीऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन इस युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी से वो सभी प्रदेश छीन लिए गए जो कि हिटलर के शासनकाल में उसने जीते थे। ठीक है, बाकी जो जर्मनी बचा था उसके 4 भाग कर दिए गए और उन पर सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में बांट दिया गया। इवन जर्मनी की राजधानी जो थी बर्लिन, उसको भी, उस पर भी 4 संयुक्त शक्तियों का अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे जर्मन राष्ट्र पर यूरोपीय महाशक्तियों का अधिकार हो गया। जर्मनी की सैनिक संख्या सीमित कर दी गई, उसकी युद्ध सामग्री जो थी उसको नष्ट कर दिया गया और जो सामग्री का उत्पादन करने वाले जो उद्योग थे उनका भी विनाश कर दिया गया और जो प्रमुख नाजी अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे न्यूरमबर्ग मुकदमा कहा जाता है। न्यूरमबर्ग एक स्थान का नाम है, यहाँ पर मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे में जो है 12 अपराधियों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो जर्मनी पर इसके घातक प्रभाव पड़े द्वितीय विश्व युद्ध के। इसी तरह से इटली पर प्रभाव पड़े। इटली के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध से पहले मुसोलिनी ने इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। मैंने आपको बताया ना कि जो हारे हुए देश थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख थे। तो जर्मनी की बात कर ली हमने, अभी इटली की बात कर रहे हैं कि इटली युद्ध में पराजित होने के बाद जो है इटली के जितने भी उसने उपनिवेश मतलब एक्वायर किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इटली ने लीबिया, इथियोपिया, सोमालीलैंड, एरिट्रिया, अफ्रीका में उसने काफ़ी इनरोड्स किए थे इटली ने। तो ये सारे जितने भी उसके उपनिवेश थे ये उससे छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेश फ्रांस, यूनान और युगोस्लाविया को दे दिए गए और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उसको भारी धन राशि देने के लिए बाध्य किया गया। इटली की सैनिक शक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके बहुत से दुर्गों को नष्ट कर दिया गया। तो इस युद्ध के बाद इटली जो है एक दुर्बल देश बनकर रह गया। इसके बाद अगला जो प्रभाव था वो हम जापान पर पढ़ेंगे कि जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में के कारण जापान बिल्कुल तबाह हो गया। जैसे कि आप जानते हो कि जब ये युद्ध हुआ था, ये बहुत पॉपुलर सी बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने 2 परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में 2 स्थान हैं जो जगह हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण करके और 2 परमाणु बम गिराए थे। तो उससे जो जापान ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था और इस युद्ध में वो पराजित हो गया था। लेकिन ये जो हिरोशिमा और नागासाकी को जिस तरह से तबाह किया था, ऐसा मंजर जो है इतिहास में और कभी देखने को नहीं मिला। ये केवल मोमेंट्री इम्पैक्ट नहीं था, यानी उस समय का इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि मतलब उस समय तो लोग मारे गए, नो डाउट। इसके जो परिणाम थे वो अगले कई पीढ़ियों तक जो है देखने को मिले। जो अपंगता और जो जिसे कह लो कि कमज़ोरी या डिफॉर्मिटी जो है, इट लिंगर्ड आउट फॉर द जनरेशंस टू कम। जैसे उस समय कोई जीवित रह गया हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसकी जो आगे आने वाली कई पीढ़ियां थी वो उस परमाणु बम के प्रभाव, परमाणु बम का प्रभाव जो है उनमें दृष्टिगोचर होता है। न इतना इम्पैक्ट पड़ा कि पीढ़ियों तक उसके प्रभाव देखे गए। और जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो अमेरिका का एक जर्नल था जिसका नाम था मैकआर्थर जो है जापान पर काफ़ी समय तक शासन करता रहा। फिर 1951 में मित्र राष्ट्रों ने जापान के साथ संधि करके उसके सभी प्रदेश छीन लिए, जो कि उसने अन्य देशों से जीते थे। जैसे जापान ने मंचूरिया पर अधिकार किया था वो छीन लिया गया।
और 1952 में जापान में मित्र राष्ट्रों का शासन जो है समाप्त कर दिया गया और जापान एक कमज़ोर देश के रूप में सामने आया। तो अब हमने तीनों देशों के बारे में पढ़ लिया जो प्रभाव पड़ा, यानी जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों देश मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इस महायुद्ध के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के न केवल हारे हुए राष्ट्रों पर प्रभाव पड़े बल्कि जीते हुए राष्ट्रों पर भी जो है प्रभाव पड़ा, जैसे कि फ्रांस और इंग्लैंड पर प्रभाव। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रांस और इंग्लैंड ये बहुत शक्तिशाली देश थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान था और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों विजयी हुए थे। लेकिन इस युद्ध के दौरान उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। दे हैड टू पे ए वेरी हैवी प्राइस फॉर देयर विन। मतलब जीतने के बाद भी वो काफ़ी नुकसान में चले गए, क्योंकि बहुत से नगर और औद्योगिक केंद्र नष्ट हो गए थे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो हवा में, धरती पर, पानी में, पानी के नीचे लड़ा गया था। तो बम वर्षा जैसे होती थी, तो बहुत से उद्योग, बहुत से नगर जो है नष्ट हो गए। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लाख जो है इसमें घायल हुए थे। इससे उनकी स्थिति को गहरा आघात लगा। आप ये देखिए कि दिस वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945 और उस समय अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड भारत पर राज कर रहा था, ये आप जानते हैं। तो 2 वर्षों के भीतर ही इंग्लैंड को मजबूर होकर भारत को छोड़ना पड़ा। बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि भारत में जो इंग्लैंड शासन कर रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन का तो एक बहुत बड़ा प्रभाव था ही। एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था इंग्लैंड पर भारत को छोड़ने के लिए। लेकिन जो और भी बड़ा कारण था, एक किताब आई थी, मुझे ऐसा ध्यान है लगभग 2006 में आई थी शायद, और उसका पीटर क्लार्क ने लिखी थी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो एक इम्पैक्ट ये हुआ इंडिया पर कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इसके मतलब दूरगामी प्रभाव हुए थे और अगले कई वर्षों तक 1960 तक बहुत से जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। जो जीते हुए देश थे द्वितीय विश्व युद्ध में, जिन देशों ने विजय हासिल की थी, उनके जो उपनिवेश थे, उनके उपनिवेश 1960 तक उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। तो अब फ्रांस और इंग्लैंड का पहले जैसे दबदबा होता था वो दबदबा नहीं रहा। इस महायुद्ध का एक प्रभाव ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उत्थान हुआ। देखिए, अब तक जो हम बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वो हम बात कर रहे थे जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इनकी बात करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व शक्ति के रूप में उत्थान हुआ, वो उत्थान हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे कम हानि हुई, क्योंकि ये जो युद्ध था ये यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑल्दो इट वाज पार्टिसिपेटिंग इन फेवर ऑफ द एलाइड नेशंस, लेकिन उसकी धरती पर युद्ध नहीं लड़ा गया था। अब फ्रांस और इंग्लैंड की धरती पर युद्ध लड़ा गया था, तो नेचुरली दे वर एट ए लॉस। तो युद्ध के पश्चात उसने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत से देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी की थी, आपने देखा कि बहुत से देशों ने उससे कर्जा लिया था। तो उस समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका जितना धनी और शक्तिशाली था। तो आप ये कह सकते हैं कि इन कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसका एक प्रभाव और हुआ कि रूस की शक्ति में उत्थान हुआ। देखिए, इससे पहले क्या था कि सारा जो फोकस था वो जर्मनी, इटली, जापान और इंग्लैंड और फ्रांस
पर शिफ्टेड था। लेकिन इस विश्व युद्ध के पश्चात रूस क्योंकि विजयी राष्ट्रों में था, हालांकि इसको नुकसान भी काफ़ी हुआ था, लेकिन विजयी राष्ट्रों में था और युद्ध में विजय होने के कारण उसको कुछ प्रदेश प्राप्त हुए थे, जैसे एस्टोनिया, लिथुएनिया, लैटविया, पोलैंड, फिनलैंड के कुछ प्रदेश प्राप्त हुए थे। और सबसे बड़ी जो उसकी उपलब्धि थी कि उसने जर्मनी को पराजित किया था इस युद्ध में। रशिया और जर्मन वॉर हुआ था और इस वॉर में रशिया ने जर्मनी को पराजित किया था। तो बहुत से, और आप जानते हैं कि रूस में साम्यवादी विचारधारा प्रचलित थी, साम्यवादियों की सरकार थी। तो इस विश्व युद्ध से के पश्चात बहुत से देशों ने साम्यवाद को अपना लिया था। तो एक तरह से एक इतिहासकार है डॉक्टर एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन, वो लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर दिया था। युद्ध के बाद दो शक्तियां अस्तित्व में आई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और ये दोनों शक्तियां युद्ध से पहले शक्तिशाली थीं, लेकिन युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। फिर अगला जो परिणाम ये निकला कि परमाणु शस्त्रों की होड़ लग गई। अब आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम घेरे थे, इसको देखते हुए बहुत से राष्ट्रों ने अपने जो परमाणु हथियार हैं वो बनाने शुरू कर दिए। तो स्थिति वैसी होगी जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले थी। यूरोप वाज कन्वर्टेड इनटू एन आर्म्ड कैंप, यानी एक सैनिक शिविर बन गया था। तो इसी तरह से शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई। कभी कोई राष्ट्र अपने परमाणु हथियार जो धीरे धीरे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो नेचुरली इट पोज टू बी ए डेंजर फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। आज भी आप देखो कि बात होती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की कि शस्त्रों को कम किया जाए, ताकि क्योंकि बेसिकली ये जो शस्त्र हैं दे वर ट्रीटेड एज ए डेटरेंट, यानी डराने के लिए जो है काम आते थे। इनका यूज़ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो देखिए अब तक हुआ नहीं है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि थी विश्व की, वो ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑल्दो लीग ऑफ नेशंस वर एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी इसलिए कि फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में और कोई युद्ध ना हो। लेकिन राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा। बहुत से शक्तिशाली राष्ट्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को वो रोकने में असफल रहा। और एक और बात ये थी कि उसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना हुई थी, आप जानते हो कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था बनी थी और उसका यही उद्देश्य था कि जो आपसी जो मसले हैं राष्ट्रों के, उनको विभिन्न मुल्कों के जो आपसी मसले हैं उनको सुलझाया जा सके। और इसने अपनी एक सेना भी बना ली और ये जो है काफ़ी हद तक सफल हुई है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईश्वर की दया से अभी तक और कोई युद्ध नहीं हुआ। एक प्रभाव ये भी पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध का कि पूर्वी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। पूर्वी देश जैसे भारत हैं और जो अन्य जो देश जो यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे, वहाँ पर यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ आंदोलन चला, जैसे भारत में इंग्लैंड के खिलाफ आंदोलन चला। तो इस तरह से 1960 तक बहुत से देश जो है स्वतंत्र हो पाए और धीरे धीरे यूरोप के महत्व में कमी हुई। आखिरी परिणाम हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही अब तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक। यूरोप वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस विश्व युद्ध के पश्चात आप ये देखिए जिस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ये दो गुट बन गए थे, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। ठीक है, तो नेचुरली यूरोप का जो दबदबा था वो विश्व में अब कम हो गया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, इस टॉपिक को आप तैयार कर लें। इसके बाद हम जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं उसमें शायद एक बचा है, या एक तो आप एक काम और करें, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आप वो एक बार फिर से ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे ना, वो आप प्लीज़ एक बार शेयर कर दें। फिर हम देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन जो रहते होंगे वो हम कर लेंगे।
वरना तो हम अब मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैप मैंने आपको यूरोप का भेजा है, आप वो भी मैप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी मैप है आप वो यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पॉलिटिकल मैप है तो पॉलिटिकल कर सकते हैं। मैंने जो भेजा आपको फिज़िकल मैप भेजा है, अगर आप उस पे कर सकते हैं तो वो ठीक है। ठीक है, बाकी जहाँ तक आपके पेपर का सवाल है उसमें पॉलिटिकल मैप भी आ सकता है, फिज़िकल भी आ सकता है, आप दोनों तरह से तैयार रहिए। तो इटली के एकीकरण का जो मैप है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन बचा है तो हम वो करेंगे। थैंक यू।